हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। क्लास 10 मैथमेटिक्स जो 1 मार्च 2025 को मैथ का क्वेश्चन पेपर हुआ, इसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जिसका कोड है 822BX। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। तो पूर्णांक आप लोगों को 70 नंबर का होता है। टाइम 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है और इसमें 2 खंड होते हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं और खंड ब में 50 क्वेश्चन जो न्यूमेरिक होते हैं, आपको लिखना होता है। ओके, तो चलिए यार हम क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया था, अगर tan थीटा बराबर 3/4 है तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर हमारा होता था आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आधार तो हमारा 4 आ गया। ओके, अब यहाँ से हम जानते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज में यह कोण थीटा है तो इसका थीटा के सामने का कोण लंब होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी लंब 3 है और आधार 4 है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता हो गया है कि कर्ण 5 है, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि 4/5। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट था। ओके, उम्मीद करता हूँ आप एग्जाम में सही विकल्प टिक करके आए होंगे। तो चलिए यार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ओके, अगर एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो हमें टोटल परिणाम 6 बनते हैं। ओके, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, इन्हीं में से कोई आ सकता है, यानी कि टोटल परिणाम हमारा 6 है। तो आगे कहा है कि एक सम संख्या आने की प्रायिकता। ओके, जब आप किसी पासे को उछालते हैं तो वहाँ पर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो इनमें सम संख्या कितनी है देख लीजिए। सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ लिया है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता यहाँ पर, एक तो यहाँ पर 2 है सम संख्या, एक तो 4 है, एक तो 6 है। ओके, यानी कि 3 ही हमारी सम संख्या है। तो हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या है? सम संख्या आना। तो सम संख्या हमारी 3 है और कुल परिणाम हमारे 6 थे। तो 3/6, यानी कि इसे डिवाइड कर देंगे तो यह हमारा 1/2 के बराबर आएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाता है 1/2। बी इज ए करेक्ट है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन का माध्यक वर्ग फाइंड करना है। देखिए, माध्यक वर्ग हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता को ज्ञात करते हैं। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर संचयी बारंबारताओं वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारताओं को जोड़ते हैं। तो इसका संचयी 10 से 7 की संचयी बारंबारता 7 हो जाएगी। 20 से 30 की संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए उस वर्ग के बारंबारता के पहले की बारंबारता को ऐड कर देते हैं। तो 7 5 15 हो जाएगा। यह 20 और 30 की बारंबारता है। इसी प्रकार से 20 और 30 की हमारी 15 15 30 हो जाएगी। और यह 40 हो गया, 30 और 40 का, और इसका 45 हो जाएगा। 40 में 5 ऐड करेंगे 45 हो जाएगा। अब बारंबारताओं का योगफल से आधा करते हैं। तो जो आधे के बराबर हमारा जो संचयी बारंबारता होता है उसका वर्ग हमारा माध्यक वर्ग होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब इस बारंबारताओं के योगफल को जोड़ेंगे, जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो हमारा इसके बराबर आएगा, 45 के बराबर आ जाएगा। अब 45 को, यानी कि 45 बारंबारता के योगफल है, हम माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए इसे 2 से डिवाइड करते थे, याद कीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 22.5 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा वर्ग अंतराल है जिसका संचयी बारंबारता 22.5 के बराबर है या फिर इससे जस्ट बड़ा है।
तो यहाँ पर देख रहे हैं संचयी बारंबारता 30 है, जिसका वर्ग अंतराल है 20 से 30। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 20 से 30, यानी कि सी इज ए करेक्ट हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग माध्यक वर्ग ज्ञात करते थे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए यार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आया है। तो हमसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो इसमें हमें बहुलक वर्ग फाइंड करना है। देखिए, बहुलक वर्ग फाइंड करना बहुत ही आसान है। आप देखिए किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। जैसे यहाँ पर 0 से 5 की बारंबारता 2 है। इसी प्रकार से 5 से 10 की बारंबारता 7 है। 10 से 15की बारंबारता 11 है। 15 से 20 की बारंबारता 8 है। और 20 से 25 की बारंबारता 6 है। तो सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग कौन से हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं, यह है 10 से 15, जिसकी बारंबारता है 11। तो हमारा यहाँ से बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? तो हमारा बहुलक वर्ग हो गया 10 से 15। तो राइट आंसर हमारा डी आ गया। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यार बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इनमें से कौन सी ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है? हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई घटना ई है, तो इसकी प्रायिकता पी मान लेते हैं। ये हमेशा 1 के बराबर होगा, या फिर 1 के बराबर 1 से बड़ा, या फिर 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है। ओके, सॉरी, हमारी प्रायिकता जो है 1 से छोटी होती और 1 के बराबर हो सकती है और 0 से बड़ी होती है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 और 0 के बीच की संख्याएं कौन सी हैं? तो वही हमारा प्रायिकता हो सकता है, बाकी हमारी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाता है बी। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रायिकता हमारा 1 और 0 के बीच में ही हो सकता है। तो यहाँ पर प्रायिकता हमारा -1 कहाँ से आ गया? 0 1 के बीच में तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर बी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए यार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि अगर 3 cot A बराबर है 4, तो 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 + 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से हल करना था, हम अपने प्लेलिस्ट में बताए थे। आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो चलिए इसमें हम सॉल्यूशन करा देते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन दिया है 3 cot A बराबर 4 है, तो इसे हमें 10 के पदों में व्यक्त करना है। तो cot A बराबर हमारा 3 को जब राइट में भेजेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा tan थीटा बराबर आ गया। उल्टा करने पर 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। ओके, tan थीटा और cot थीटा आपस में विपरीत होते हैं। तो मैंने tan थीटा को cot थीटा को tan थीटा में परिवर्तित कर दिया। सिंपली आप इसी मान को इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ से 1 - tan स्क्वायर ए, ये हमारा थीटा का स्थान पर ए लिख दीजिए। तो इसका वर्ग कर देंगे तो यह 3 का वर्ग 9 होता है, बटे में 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यह 9/16 हो जाएगा। जब इस सॉल्व करेंगे तो एलसीएम के सॉल्व करेंगे तो 16 - 9 7 आ गया। 7/16 और यहाँ पर 16 एलसीएम लेके हल करेंगे तो यह 16 का नम 16, 16 में 9 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। 25/16, तो 16 अंश हर में है तो आपस में कट जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर आ गया 7/25। ओके, तो यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से हल करना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यह हमारा त्रिकोणमिति सारणी क्वेश्चन आया, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति सारणी क्वेश्चन आया है। तो आपको सारणी याद होना चाहिए। इसके लिए हमसे पूछ लिया है कि cos 60 अंश का मान होगा। हम जानते हैं cos 60 अंश बराबर होता है sin 30 अंश के बराबर होता है। मैंने बताया था आपको। तो sin 30 अंश का मान क्या है? sin 30 अंश का मान होता है 1/2, यानी कि सी इज करेक्ट हो गया। तो चलिए यार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा। तो यह क्या हो गया? 1/tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कुछ इक्वेशन इस प्रकार बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ओके, और बटे में 1/tan स्क्वायर थीटा। ओके, और tan स्क्वायर थीटा को बटे में ला लेंगे, यहाँ पर 1/tan स्क्वायर थीटा। ओके, मैंने एलसीएम लेके इसे सोल्व किया है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया है। और नीचे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा है ही। ओके, तो आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर 1/tan स्क्वायर थीटा होता है। तो उसी का मैंने यूज़ किया। तो ये आपस में कट जाएंगे। तो 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा। ओके, cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो गया? तो हमारा यहाँ से राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। तो यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए यार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। तो हमसे इसमें कहा है कि अगर दो संख्याओं 35 और 63 का एलसीएम 315 है, एचसीएफ 37 से 63 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? हम जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल a × b होता है एलसीएम × एचसीएफ। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके जब आप 15 एचसीएफ जो हमारा एलसीएम से डिवाइड करेंगे 315 से, तो हमारा यहाँ पर 7 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? हम जानते हैं कि एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है। तो यहाँ पर दिख रहे हैं 7 × 5 = 35 और यहाँ पर 7 × 9 = 63। तो यानी कि पूरा यह संख्या हमारे विभाजित हो रही है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गलत है, सॉरी सही है। यह डी वाला गलत है, जो बंदा करके आया है वो डी मारा है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं 12, 15, 21 का एलसीएम है। हम जानते हैं किसी संख्या के एलसीएम हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। हमें दिया गया है 12 है, 15 है और 21। हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं, जो कि इन सभी को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 3 ही है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। अब देख रहे हैं कि इन सभी में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो मतलब कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यह 7 × 4 = 25, 20, 20 × 7 = 140, 140 तियाँ हमारा 4 तियाँ 12, यानी कि 420 आ गया। तो इन संख्याओं का एलसीएम हमारा 420 ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम बताए थे कि √2 अपरिमेय संख्या है और 2 - √2 अपरिमेय संख्या है। इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा यह 2 √2 - 2 बन जाएगा। ओके,
तो यह हमारा सदैव ही एक अपरिमेय संख्या है। ओके, याद रखना है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है, परंतु इस कंडीशन में हमारा हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट हो जाएगा। अब हमसे 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं पी क्यू है, तो यह होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का वर्ग। हम तो इसे आप लोगों को डिटेल से बताया था। सिंपली इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा क्वेश्चन आ गया है और यहाँ पर y2 माइनस y1 का वर्ग होता था। ओके, तो सिंपली अब इसी सूत्र में इसके मान को पुट कर दीजिए। तो 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो गया, स्क्वायर रूट में रहेगा प्लस, और यहाँ पर 1 माइनस 3 माइनस 2 वर्ग 4 हो गया, तो ये हमारा 8 आ गया। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। स्क्वायर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। क्यों? क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 और 4 का वर्गमूल होगा 2 होता है, तो बाहर चला आया और √2 का वर्गमूल तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए यह √2 को हम लोग उसी प्रकार से लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हमारे पास एक वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर। ओके, वृत्त वाले P पर स्पर्श रेखा हमारी मान लेते हैं, यह बिंदु P दिया है। P पर स्पर्श रेखा PQ हमारी कोई स्पर्श रेखा, यह बिंदु Q दिया है, यह और केंद्र यह O दिया है। O से जाने वाले एक वृत्त से बिंदु Q इस प्रकार है कि OQ यानी कि यह लंबाई हमें दिया है 12 सेंटीमीटर में दिया है। ओके, और PQ की लंबाई पूछा, यानी कि इसकी लंबाई हमें पूछ लिया है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो यहाँ पर इसे कैसे हल करेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारी स्पर्श रेखा होती है वह त्रिज्या पर लंब होती है, तो यह कोण हमारा समकोण हो जाएगा। थोड़ा सा कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो दिखने में। तो यह हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो समकोण के सामने एक भुजा कर्ण होती है, तो हमारा 12 सेंटीमीटर एक कर्ण है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के फल के बराबर होता है, हम ये भी जानते हैं। तो यहाँ से हमारा PQ बराबर क्या आ गया? PQ बराबर आ जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, इसे अगर लंब मानते हैं तो यहाँ से हमारा 12 का वर्ग हो गया 144, ये PQ का वर्ग है 144 माइनस 25, तो ये हमें घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 14 में से 5 गया तो 9 आ गया, और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। ओके, और 1 तो है ही, तो आप वर्ग को जब राइट में भेजेंगे तो दोनों पक्ष में वर्ग को ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ PQ बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 119 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से राइट ऑप्शन क्या आ गया? हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए यार, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो हमें इसमें कह रहा है कि अगर DE समांतर है BC के। ओके, ये पेन नहीं सही है। तो हमें DE समांतर है, DE क्या है? ये भुजा इसके समांतर है, कर रहा है, और AD की लंबाई
AD की लंबाई 3 है, यानी कि ये हमारा 3 दिया है। और DE की लंबाई हमारी 4 दिया है, DE यह लंबाई हमारा 4 दिया है। और DB 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 यह लंबाई हमें दिया है 1 यह लंबाई हमें जो है 1.5 दिया है। ओके, तो 1.5 दिया है, तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है BC की माप, यानी कि हमें यह लंबाई पूछ लिया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय नहीं लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम थेल्स प्रमेय क्यों नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें DE समांतर है BC को, समांतर है, भले से एक भुजा के समांतर हम D खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं का एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो हम इसलिए इन दोनों का अनुपात ले सकते हैं थेल्स प्रमेय के द्वारा, जबकि हमसे पूछा है ये भुजा। तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोण उभयनिष्ठ है। तो दो त्रिभुजों में त्रिभुज DADE और ADC में, और इसके जो अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो इसके अंतः कोण बराबर होते हैं, इसलिए भी कोण बराबर हो गए। इसलिए हमारा ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए AD का अनुपात और बड़े त्रिभुज का अनुपात AB का अनुपात, हमारा AD अनुपात 3 है, सॉरी यहाँ पर हमारा AD अनुपात 3 है। और यहाँ पर पूरा अनुपात AB क्या है? AB हमारा हो जाएगा 3 में 1.5 ऐड कर देंगे तो यह हमारा 4.5 आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। 4.5, कलर थोड़ा चेंज कर दें, तो 4.5 यह बराबर हो जाएगा हमारा छोटे वाले त्रिभुज जो समांतर है 4 जो हमें याद करना है, मान लेते हैं यक्स है, इसके बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स का मान हमारा फाइंड हो गया है। यक्स बराबर है 4 का गुणा 4.5 में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 25 20 के 0 हासिल 2, 4 चौक को 16, 16 2 हमारा 18 आ गया। ओके, तो 18 बाई यहाँ पर हम 3 हो जाएगा। इसे डिवाइड कर देंगे, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 3 छक होता है 18, तो हमारा BC की लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया है। हम जानते ही हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे πr², ये तो हम जानते ही हैं। ओके, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि त्रिज्या हमारा 6 सेंटीमीटर है और कोण 60 अंश दिया है। तो कोण 60 अंश लिखेंगे और बटे 360 लिखेंगे तो 0 0 कट जाएगा और 6 छक 36 1/6 आ जाएगा। ओके, तो गुणे पाई, जब क्वेश्चन में पाई का मान दिया है तो हम वहाँ पर पाई का मान नहीं रखते हैं। तो त्रिज्या का वर्ग है तो त्रिज्या का वर्ग करेंगे तो यह 6 गुणे 6 यानी कि 36 आ जाएगा। तो ये एक 6 कट जाएगा, तो ये बचा 6 और पाई बचा, तो यहाँ से 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, इसलिए 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हमारा C हो गया। ओके, C इज ए करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन, हमारे पास दो घन दिए हैं। मान लेते हैं घन कुछ इस प्रकार का है। ज़्यादा हम थोड़ा सा एट्रैक्टिव नहीं बनाते हैं, जिस प्रकार से होता है समझने के लिए एक वर्गाकार ही बना देते हैं। तो मान लेते हैं यह एक घन है और हमारे पास एक और घन है, दो घन हैं।
तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार बनाया जाता है। संलग्न फलक मान लेते हैं इस प्रकार है, तो ये बनाया जाता है, एक ठोस बना दिया जाता है। तो यह एक घना बनेगा और घना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं घन की लंबाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारी 10 हो जाएगी। लंबाई भी 10 है, एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और चौड़ाई भी 10 है जिसे 20 रिप्रेजेंट कर देते हैं। और हमारे पास बच गया है लंबाई, चौड़ाई और यह हमारा जो है ऊंचाई मान लेते हैं 10 है। तो हमारे पास यहाँ पर लंबाई जो है, इसे लंबाई मान लीजिए या फिर ऊंचाई मान लीजिए, कुछ ही मान सकते हैं। तो 10 जुड़ जाएगा तो यह 20 के बराबर आ जाएगा। ओके, तो इसकी हम जो है लंबाई को 20 मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर चौड़ाई हमारी 10 है। तो हम जानते हैं कि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्षेत्रफल बच गया, आगे का क्षेत्रफल और पीछे का क्षेत्रफल, दाएं का क्षेत्रफल और बाएं का क्षेत्रफल। इसलिए हमारा जो है आगे पीछे का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 टाइम्स, यह हमारा चौड़ाई हो जाएगा और यह हमारा ऊंचाई हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2 गुणे 20 गुणे 10 आ गया, फिर प्लस में और हमारा बच गया आगे और पीछे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 10 × 10 हो जाएगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। तो 10 गुणे 10 कर देंगे, 10 गुणे 10। ओके, तो समझ में आया होगा मैंने किस प्रकार हल किया। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा था, यहाँ पर सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कोर्स पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो ये हमारा 200 आ गया और ये हमारा प्लस सब आ गया, तो ऐड कर देंगे तो 300 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं आंसर मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई होगी। तो चलिए एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। हमसे कहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पर तो इसके लिए हम सबसे पहले इन सभी को मिटा देते हैं, जो भी यहाँ पर हम लिखे हैं इससे अच्छे से हल करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर 2 घन है। तो मान लेते हैं यार एक घन कुछ इस प्रकार का है, इसे अच्छे से बना देते हैं। एक घन हमारा कुछ इस प्रकार का है और हमसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का है। तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। तो हमारा मान लेते हैं कि यह हमारी जो है चौड़ाई है, तो यह भी मान लेते हैं 10 है। ये ऊंचाई मान लेते हैं, ये भी हमारी 10 दिया है। और यह हमारा लंबाई मान लेते हैं, ये भी 10 दिया है। अब इस एक घन और है, इसे हम ऐड कर दे रहे हैं। तो यह हमारा कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि, तो यहाँ से देख रहे हैं चौड़ाई हमारा ऐड कर देंगे तो 20 के बराबर आ जाएगा। तो चौड़ाई हमारा 20 हो जाएगा, लंबाई ऊंचाई 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा गलती हो रहा था, गलती वहाँ पर इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारा यहाँ पर 2 टाइम्स आ जाएगा। आगे और पीछे का क्षेत्रफल लेंगे और दाएं और बाएं का क्षेत्रफल लेते हैं, ऊपर नीचे का क्षेत्रफल छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ याद करना है। तो इसलिए हमारा 2 टाइम्स आगे और पीछे का हमारा चौड़ाई हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि 20 गुणे 10 आ जाएगा। ओके, तो मैंने यह तो किया था, प्लस 2 टाइम्स हमारा यहाँ पर जो बचा है ऊंचाई और लंबाई, तो 10 × 10 आ जाएगा।
100 इसे डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा 200 हो गया, ये हमारा 100 हो गया, तो जोड़ देंगे 300 हो गया, गुणा कर देंगे तो 600 हो गया। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारा 600 ही आ रहा है। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर कहीं पर गलती हो गई होगी, तो हमारा 600 आ गया। तो चलिए यहाँ पर हम ऊपर और नीचे का भी क्षेत्रफल ऐड कर देते हैं। तो ऊपर और नीचे का भी क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो हम चौड़ाई और लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स। ये हमारा 20 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 200 और 200 दोनों 400 हो जाएगा। तो 400 ऐड कर देंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। ओके, जब इसमें 400 ऐड कर देंगे, जब हम यहाँ पर 400 ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र पूछा है। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पूछा है, परंतु पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम वही लेते हैं जो ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल लेते हैं, जबकि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ऑप्शन दिया है। ओके, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन में यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन ही हमारा गलत है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो गया। ओके, तो क्वेश्चन में यहाँ पर होना चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए यार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, परंतु कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट तो हो ही जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6x² - 3 - 7x के शून्यक होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए, इसके जनरल फॉर्मेट में x² - 7x - 3 आ जाएगा। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई अचर पद में करते हैं। x² का गुणा, आपको द्विघात समीकरण हल करना तो आता ही होगा, या फिर द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x² का गुणा अचर पद में करते हैं, तो 36 का 18 आ गया। ओके, अब 18 का ऐसा दो गुणनखंड करते हैं, 18 गया। अब 18 का ऐसा दो गुणनखंड करते हैं जिसका जोड़ या घटाव 7x के बराबर आ जाए। तो 9 दूना 18, 9 में से 2 गया तो 7 आ गया। तो यानी कि इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 6x² - 9x - 2x - 3। तो यहाँ से देख रहे हैं हमारा 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारा 2x - 3 आ जाएगा। ओके, 2x - 3 यहाँ से सॉरी, ये हमारा प्लस में रहेगा, क्योंकि -9x + 2x - 7x आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या करना है, +1 कॉमन कर लेंगे। +1 कॉमन कर लेंगे तो ये 2x - 3 आ जाएगा। ओके, अब इसे हम देख रहे हैं यह 2 बार है तो एक बार लिख दीजिए। तो यह 2x +1 आ जाएगा और दूसरे कोष्ठक में 2x - 3 आ गया। ओके, अब शून्य ज्ञात करने के लिए इसे बराबर हम 0 कर देते हैं, तो हमारा एक शून्य यहाँ से क्या आ गया, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक शून्य हमारा आ जाएगा यहाँ से x बराबर -1/2 और दूसरा 3/2 आ जाएगा। ओके, -1/2 और 3/2 इज राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, -1/2। सॉरी, हमारा यहाँ से ना यह है 3 दूना 6, यह हमारा 3x कॉमन हुआ था। ओके, तो 3x कॉमन हुआ था तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। ओके,
तो राइट आंसर हमारा -1/3 और 3/2 है। ओके, तो चलिए यार, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हम सभी को इरेज कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर -1/3 कहाँ पर दिया है और 3/2, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बी इज ए करेक्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेखीय समीकरण 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12 के हलों की संख्या होगी। हम जानते हैं कि अगर यह दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्मसाय वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसके चरों का अनुपात, चर और अचर का अनुपात देखते हैं। तो इसका अनुपात देखेंगे, 4/3/2 करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। फिर बराबर में 2/3 कर देंगे तो ये 2/3 आपस में बराबर आ गया। और इससे अचर पर बराबर कर देंगे तो 8/3, 8 यहाँ पर 8/12, 8/12 है तो 2 से काट दीजिए, 4 से कटेगा, 4 दूना 8 है, 4 तियाँ 12। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2/3 2/3 आ रहा है, यानी कि A1/A2 का अनुपात बराबर आ गया B1/B2 के अनुपात के बराबर आ गया C1/C2 के अनुपात के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, याद कीजिए, हम आपको बताए थे। तो इस कंडीशन में होता है कि रेखीय समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं, रेखाएं समपाती होती हैं। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा 19वां क्वेश्चन है, आया था कि द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0 का विविक्तर होगा। तो विविक्तर याद करना हम बताए थे। विविक्तर होता है D = B² - 4AC। सिंपल इसे मान रख दीजिए, B है 4 -4√3 वर्ग करेंगे तो 16, 16 तियाँ 48 हो जाएगा। तो 48 - 4 AC का मल्टीप्लाई 4 तियाँ 12, 12 चौके 48। ओके, तो यह 0 आ गया। ओके, तो इसका विविक्तर हमारा 0 है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सी इज करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हमारा बहुविकल्पी का अंतिम क्वेश्चन है कि 3, 3 + √2, 3 + 2√2 इस प्रकार से कुछ हमारे पास श्रेणी दिया है। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए D बराबर कैसे याद करते थे, अगला पद में से पिछला पद घटा देते थे। तो यहाँ पर 3√2 - √3 आ जाएगा। तो 3 आपस ये 3 प्लस है, तो ये 3 आपस में कट गया, माइनस प्लस है, तो सर्वांतर हमारा क्या बच गया, सर्वांतर हमारा 2 बच गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि हमारे द्वारा सॉल्व कराए गए क्वेश्चन से बाहर का आया है। ओके, तो चलिए यार, न्यूमेरिक क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला है कि इन सभी के हम कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा यही क्वेश्चन आया था कि सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को चलिए यार हम अगले वीडियो में सॉल्व कराते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप यहाँ पर मैच कर लीजिए आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। हम सेकंड वीडियो पार्ट 2 जो है वर्णात्मक प्रश्न का जल्द ही लेकर आएंगे। टेंशन करने की कोई बात नहीं है। हमारे द्वारा सॉल्व कराया गया यह क्वेश्चन पेपर क्लास 10 मैथमेटिक्स के आप लोगों के एग्ज़ाम में कितना सही था, कमेंट करके बताइए। तो चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप एग्ज़ाम में आपका सही आंसर
करके आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।